प्यारे बच्चों, आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं फिर जो नाट्य शास्त्र है एमए फाइनल के अंदर जो चलती है और उसमें उसका पहला, दूसरा और जो छठा अध्याय हमारे पाठ्यक्रम के अंदर है, उनमें से ही जो छोटे प्रश्न जो परीक्षा के अंदर आते हैं, एक तो वो किस प्रकार से आ सकते हैं, एक तो ये इसमें मैं बताऊंगा। एक बड़ा जो क्वेश्चन जो 8 नंबर का आ सकता है वो भी आप यहाँ से जो है तैयार कर सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एक अपन साथ साथ में प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनकी दृष्टि से जो हम इसे पुस्तक का जो अध्ययन करने जा रहे हैं, उस दृष्टि से भी आज जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, इस टॉपिक में शायद ही ऐसा कोई साल और उस साल का वह पेपर, मैं बात नेट की कर रहा हूँ, जिसमें इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन न आया हो। खैर, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो नाट्य रस के संदर्भ में करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे को जो समझना होगा वो साहित्य के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है वह अनुभूति के स्वरूप जो है उसका निरूपण है। प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार की जो अनुभूति होती है उसको यदि हम शब्दों में बांधने की यदि बात करें तो ये बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि उसका जो स्वरूप है हमेशा ही जो है अमूर्त होता है। काव्यजन्य अनुभूति के स्वरूप की भी यही स्थिति है, इसलिए अस्पष्ट एवं इसको जो है गूढ़ कहा जाता है। हमारे जो भारतीय विद्वान हैं, भारतीय जो मनीषी हैं, भारतीय जो काव्यशास्त्री हैं, उन्होंने काव्यानुभूति के 3 रूप निरूपित किए हैं। इसका एक रूप वह है जो नई जानकारी में होता है। जब भी हम कोई नई बात जानते हैं या हमारी जो भी ज्ञान राशि है उसमें जब कोई नूतन तत्व यानी नया तत्व जब समन्वित होता है तो ज्ञान तंतुओं की एक तरह से ये कह सकते हैं कि झंकृति यानी जो ज्ञान विषय हैं उनकी जानकारी की अपेक्षा वह भिन्न प्रकार की होती है। जानकारी कोई भी हो उसे ही वस्तु की संज्ञा दी गई है। काव्यानुभूति का दूसरा जो प्रकार है उसको हम वैचित्र्य कहते हैं। वह के ऊपर डबल मात्रा, छोटा ची और त्रय और यह वैचित्र्य, जिसकी अनुभूति अलंकारों के माध्यम से होती है। इसमें हम क्षण मात्र के लिए चमत्कृत होने का अनुभव करते हैं। यह विचित्रता हमारे जीवन की दैनिक नंदनी या दैनंदिनी की जो या प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं उन प्रतिदिन की घटनाओं से हमेशा अलग होने से आती है। यह हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि अतिशयित जो व्यापार जन्य है वो भी हम इसको मान सकते हैं। इस प्रकार से हमारी जो ज्ञान राशि है उसके बढ़ाने लायक जैसा इसमें कुछ जो है कम होता है, परंतु यह चमत्कृत जो वैचित्र्य है उसके प्रति हमेशा जो जिज्ञासा है वही हमारी सहज भावना को तृप्ति प्रदान करती है। प्यारे विद्यार्थियों,
काव्यानुभूति जो है उसका तीसरा जो प्रकार है वह है जो हमें अपने में समेट कर विगलित वेद्यांतर कर देता है। हम आत्मविस्मृति की अवस्था में हो जाते हैं, इसे ही रसानुभूति भी कहते हैं। इस अवस्था में न तो हमें किसी नई जानकारी का बोध होता है और न ही विचित्रता की अनुभूति होती है। इन दोनों प्रकार के अनुभवों से सर्वथा पृथक एक विलक्षण प्रकार की अनुभूति से हमारा अंतःकरण आप्लावित हो जाता है और हमारे अंग प्रत्यंग जो है फटक उठते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वहीं रग रग में उत्साह का जो है संचार हो आता है, इसे ही हम रस कहते हैं। पुनः सुनिए, हमारे अंग प्रत्यंग फटक उठते हैं और रग रग में उत्साह का संचार हो आता है, इसे ही हम रस कहते हैं। रसानुभूति के स्वरूप का निरूपण वस्तु एवं अलंकारजन्य अनुभूतियों की अपेक्षा अधिक दुरूह है। इस प्रकार से तीनों ही प्रकार की अनुभूतियों में रस की श्रेष्ठता जो है वह स्वयं सिद्ध है। कहा भी है कि जो अपनी रचना से रस निष्पत्ति में समर्थ होते हैं वे काव्येश्वर कहलाते हैं और वे ही वस्तुतः सुकृति यानी उत्तम रचना करने वाले माने गए हैं। ऐसे रस सिद्ध कवियों के जो यश रूपी शरीर है उसको न जरा का भय, बुढ़ापे का भय है और न ही उनको मरने का भय है। कहा है, जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धः कविसुराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। आपने नीति शतकम में पढ़ा होगा, ये जो आपने BA पार्ट 3 में पढ़ी थी। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय साहित्य शास्त्र का ऐसा ऐतिहासिक दृष्टि से पर्यवेक्षण करने से मालूम होता है, ज्ञात होता है कि रस का विवेचन तत्व, सिद्धांत एवं संप्रदाय तीनों रूपों में हुआ है। दोष, गुण, अलंकार, रीति, वृत्ति एवं प्रवृत्ति आदि की तरह ही रस भी काव्य का एक अन्यतम तत्व है, चाहे वह दृश्य हो या श्रव्य मात्र। इसका उल्लेख जो है, हम प्राचीन जो ग्रंथ है उनकी जो हम बात करें, रामायण एवं महाभारत जो है उसमें तो साक्षात हुआ ही है। हमारी जो वैदिक जो संहिताएं हैं उनमें भी प्रकारांतर से इसका निरूपण जो है वह हुआ है। इस प्रकार से काव्य के जो आधारिक तत्व हैं उनके रूप में रस का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी ऋग्वेद की संहिता है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत के रूप में रस का विवेचन सबसे पहले भारत प्रोक्त नाट्य शास्त्र। ये पंक्ति सुनने में आपको यूँ सरल लगती होगी, सुनने में आपको साधारण लगती होगी, परंतु कंपटीशन की दृष्टि से ये पंक्ति अति महत्वपूर्ण है। यानी सबसे पहले भारत प्रोक्त, ये क्वेश्चन आया हुआ परीक्षा में, भारत प्रोक्त नाट्य शास्त्र के 6ठ एवं 7म अध्याय में हुआ है। तो इस प्रकार से यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ जो राजशेखर है उन्होंने भी काव्य मीमांसा के अंदर जो रस है उसका आधिकारिक जो आचार्य है कहा है, यानी नंदिकेश्वर को रस का आधिकारिक आचार्य कहा, परंतु अभी तक नंदिकेश्वर के नाम से अभिनय दर्पण के अलावा कोई दूसरी जो कृति है वह प्राप्त नहीं हो सकी है। तो इस प्रकार से जो हम बात जो रस की कर रहे हैं उसमें रस सिद्धांत का उद्भव आचार्य जो है वो भरत जो है उसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। एक प्राचीन ग्रंथ और है जिसका सभी आप नाम जानते हैं और उसको हम पाणिनि की अष्टाध्यायी कहते हैं। उसमें भी शिलाली और कृशाश्व के नट सूत्रों में संभवतः रस पर कोई अध्याय रहा हो जिसमें सूत्र रूप से उसका सैद्धांतिक जो निरूपण है किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश उन कृतियों के सर्वथा अनुपलब्ध होने से इस विषय में कुछ भी जो है नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार से भारतीय साहित्य जो इतिहास है उसकी यदि हम बात करें
तो उसके अंदर रस के सैद्धांतिक विवेचन का जो श्री गणेश का जो श्रेय है मुनि भरत को ही जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, फिर सुने, यानी श्री गणेश का जो श्रेय है, रस के सैद्धांतिक विवेचन का जो श्रेय है, वह मुनि भरत को ही जाता है, जिनकी ऐतिहासिकता अभी भी विवादास्पद जो है, ये शोध के विषय चलते रहते हैं। परंतु इस प्रकार से नाट्य रस की महत्ता में कोई जो है कमी नहीं है। और यहाँ हम जो बात कर रहे थे नाट्य शास्त्र की, नाट्य रस की, उसमें नाट्य शास्त्र का रस विषयक सैद्धांतिक विवेचन जो है किसी भी प्रकार से यदि हम बात करें वह अपूर्ण नहीं है, अपितु वह अपेक्षित प्राविधिक पदावली का जैसा सदा हुआ प्रयोग यहाँ उपलब्ध होता है। उससे तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि इन्हें विकसित होकर रूढ़ होने में पर्याप्त समय लगा होगा, चूँकि सिद्धांतों की उद्भावना के शताब्दियों बाद ही प्राविधिकी पदावली का ऐसा सुव्यवस्थित प्रयोग हो पाता है। प्यारे विद्यार्थियों, भरत मुनि का जो रस विवेचन है वह दार्शनिक उलझाव से हमेशा जो है विशुद्ध रूप से वह शास्त्रीय है, और लौकिक व्यंजन का निदर्शन जो है वह देकर के जो पाठक है उनको समझाते हुए कहा गया कि जिस प्रकार से व्यंजनों से सुसंस्कृत अन्न का उपयोग कर लोग एक विशेष प्रकार के स्वाद का अनुभव करते हैं और प्रसन्न हो उठते हैं, उसी प्रकार भावों के अभिनय से जो भूत तत्त यानी जो स्थायी भाव हैं उनका अनुभव कर सहृदय व्यक्ति हर्ष विभोर हो उठता है। ये जो रसानुभूति काव्य है उसका निरूपित जो भाव, निरूपित जो विभाव, अनुभव एवं संचारी के द्वारा सम्मिलित रूप से की गई स्थायी भाव की अभिव्यंजना से होती है। अपने अंतःकरण में स्थायी रूप से विद्यमान रति आदि अनुद्भूत भावों को विभावादि के वर्णनों एवं अभिनय के उद्भूत कर अपने ही मन के द्वारा आस्वादनीय बना दिया जाता है। इस प्रकार जो आस्वादन संपन्न होता है उसे ही नाट्य में रस की संज्ञा दी गई है। अब मैं इसमें जो बातें बताने जा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, नाट्यशास्त्र में छठे अध्याय के अंदर एक जो 33 नंबर का जो पद है वहाँ पर बात आती है, और वहाँ रस निर्वचन के संदर्भ में भरत कहते हैं कि रस इति कै पदार्थ है, और वो कहते हैं आस्वाद्यत्वात्, अर्थात रस को रस पद से इसलिए कहा अभिहित किया गया है कि वह रस आस्वादने धातु से निष्पन्न होकर आस्वादनीयता जो है उसको बताता है। काव्य में जो तत्व आस्वादित होता है उसी की संज्ञा रस है। मधुर आदि को इस लोक के अंदर शास्त्र जो है उभयतर रस जो है इसलिए कहा जाता है कि वे आस्वादनीय होते हैं। रस में भी यह आस्वादनीयता पाई जाती है, अतः उसको भी रस कहा जाना सर्वथा समुचित ही है। स्थायी जो भाव है उनकी रागात्मक जो वृत्तियां हैं तो मूलतः है चार ही होती हैं: विकास, विस्तार, क्षोभ, विक्षेप, जिन्हें काव्य में रति, उत्साह, क्रोध एवं जुगुप्सा जो है इस नाम से कहा जाता है। श्रृंगार, वीर, रोदर एवं भयानक चार ही मूल रस हैं। चित्त की उक्त चारों वृत्तियों की एक एक उपवृत्तियां भी होती हैं जो उन्हीं से उत्पन्न होती है, जिनका अनुभव हास्य, अद्भुत, करुण एवं भयानक के रूप में होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 8 रस होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक बहुत ही प्रसिद्ध कारिका है इसकी, और उसकी मैं यथास्थान चर्चा करूंगा। उससे पहले आपको ये थोड़ी सी बात बता दूं, चूँकि ये क्वेश्चन नेट में आता रहता है, कई बार ये क्वेश्चन आया। नाट्यशास्त्र में ये अभी हम जो रस की चर्चा कर रहे थे, इन 8 रसों के अलावा एक नवा रस जो है वो और आता है, और उसका नाम है शांत रस। मैंने पिछले वर्षों के पेपर देखे तो उसमें शांत रस से संबंधित 5-6 बार क्वेश्चन आए हुए हैं।
कहीं शांत रस का स्थायी भाव आ गया, कहीं शांत रस जो है ये इसके विषय में जो है नौवां रस जो है ये इसके विषय में पूछ लेते हैं। तो ये जो शांत रस है, इस शांत रस के संदर्भ में क्वेश्चन जो है वो आते ही रहते हैं। जैसे शांत रस से स्थायी भाव है, शम इसका जो है स्थायी भाव है। इस प्रकार से यहाँ जो शांत रस है, इस शांत रस के विषय में भी परीक्षा के अंदर यानी जो नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर क्वेश्चन जो है वह आता रहता है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ और विशेष बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी रस हैं उन सभी रसों का स्थायी भाव जो है वो आपको याद करना है। तो इसलिए जो हम इसकी जो बात कर रहे थे, रस की जो हम बात कर रहे थे, इसके अंदर जो हम चर्चा कर रहे थे वो हमारी यहाँ तक पहुँची कि नवम रस शांत रस जो है इसका भी विवरण मिलता है, जिसका स्थायी भाव शम है, जो चारों प्रकार की मूल वृत्तियाँ हैं उनका अभाव रूप होता है। यही शांत को सभी रसों की प्रकृति कहकर सबको इसका ही विकार माना गया। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव रूपी अपने अपने निमित्त कारण जो है शांत से ही स्थायी भाव की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार से जो नाट्यशास्त्र है, उस नाट्यशास्त्र के शांत रस विषय जो है हम आपसे जो है इस प्रकार से जो मैंने अभी आपसे जो निवेदन किया इसको भी आप थोड़ा सा याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, जो भरत मुनि है उसकी जो हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन इतना मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि भरत जो है उन्होंने 8 स्थायी भाव और 8 ही सात्विक और 33 व्यभिचारी भाव माने हैं। ये परीक्षा में क्वेश्चन आता रहता है। अभी जो मैंने आपसे बात की है, यथा बीजात भवेत वृक्षो वृक्षात पुष्पम फलम यथा तथा मूलम रसाः सर्वे ते भावा व्यवस्थिताः। ये भी छठे अध्याय की बात कर रहा हूँ। तो छठे अध्याय के अंदर 38वां जो पद्य यहाँ पर भी बात कही और कहा भरत ने 8 स्थायी भाव माने हैं। ये परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। 8 सात्विक भाव है, ये भी आया हुआ है। 33 व्यभिचारी भाव है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इस प्रकार से जो प्रोक्त भाव हैं यानी उनकी कुल संख्या हो गई 49। तो मैं आपसे यूँ कहना चाह रहा था कि इस प्रकार से जो हम रसों की जो चर्चा कर रहे हैं इसके अंदर आपको ये जो है बहुत ही गंभीरता से इस विषय का अध्ययन करना है। ये एक थोड़ा सा हिंट मात्र है आपको रसों के संदर्भ में जो क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं या क्वेश्चन जो परीक्षा के अंदर आते हैं। मैं आपसे इस प्रकार से कह सकता हूँ कि जैसे मान लो श्रृंगार रसो बहुति। अब श्रृंगार रस जो है उसका जो है देवता पूछा है, तो सभी रसों के एक तो आपको देवता याद करने हैं। उत्साह कस्य रस से स्थायी भाव है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। इसका मतलब श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानका, बीभत्स, अद्भुत, च इति अष्टौ रसा स्मृता। ये 8 रस हो गए और एक आपका हो गया शांत। सभी रसों का आपको स्थायी भाव याद करना है। इसके अलावा रसो मुख्यतया अनुकार्ये रामादेव भवति इति कस्य मतम। ये भट्ट लोलट का है। कल हमने इसकी चर्चा की थी। कल का मीन्स इससे पहले वाले जो वीडियो थी इसमें हमने चर्चा की थी। एक इसमें नाट्यशास्त्र के अंदर जो क्वेश्चन जो है वह आता है कि नाट्यशास्त्र अनुसारम कति स्थायी भावा। ये देखो मैं भी आपसे चर्चा कर रहा था, ये क्वेश्चन आया हुआ परीक्षा में। नाट्यशास्त्र अनुसारम कति स्थायी भावा अष्टौ। तो इस प्रकार से आप इनको जो है तैयार करें। एक रस निष्पत्ति विषय साधारणीकरणम प्रथमतया केन प्रतिपादितम। अभी मैंने बात की है रस निष्पत्ति विषय साधारणीकरणम प्रथमतया केन प्रतिपादितम। भरतेन, ये भरत के द्वारा किया गया, ये इसका उत्तर होगा। श्री शंकुक मते कीदृश स्थायी रसो भवति ही, ये इसका उत्तर हो जाएगा अनुमिति। तो इस प्रकार से ये एक मैं थोड़े थोड़े आपको जो है हिंट देना चाह रहा था। एक ये देखो सात्विक भावानाम संख्या भवति। सात्विक जो भाव हैं उनकी संख्या बताई, ये तो अभी मैंने चर्चा की आपसे। तो
इसलिए 8 स्थायी भाव हैं, 8 सात्विक भाव हैं और 33 जो है व्यभिचारी भाव हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे यूँ कहना चाह रहा हूँ कि ये एक छोटे मैंने आपके लिए जो है हिंट दिए हैं, तो आप इस प्रकार से इनको गहराई से पढ़ें। तो भरत का जो नाट्य शास्त्र है उसमें रस विषय जो सामग्री है उसकी ये जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हमारा जो यथास्थान यानी जो छठा अध्याय वहाँ हम चर्चा करेंगे। लेकिन जितनी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो दे पाया हूँ, आप यदि इनको सुनेंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।